Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज इस वर्ग में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वर्ग में मैंने आपको वर्ण किसे करते हैं, वर्णों के भेद, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, स्वर के भेद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें आप पढ़े थे स्वर 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर मैंने आपको दीर्घ के बारे में बताया था कि दीर्घ स्वर वह स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। फिर आपको मैंने इसके बाद प्लुत के बारे में बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा तिगुना समय लगे, उसे हम प्लुत कहते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ण के जो 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, इस व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा इसे ध्यान देंगे। बच्चों, सबसे पहले है कि व्यंजन कहते किसको है। तो ये बात भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसी परिभाषा को पुनः आज हम बोर्ड पर आपको लिखे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब है कि व्यंजन के भेद कितने। तो बच्चों, व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और तीसरा पुष्प व्यंजन वर्ण है। अब स्पर्श का अर्थ होता है छूना। बच्चों, जब हम स्पर्श वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है वह मुख के अंदर अन्य भागों से सहायता लेते हैं, यानी कि उसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद जाकर के उसका उच्चारण किया जाता है। और खास करके आप देखेंगे कि मैं यहाँ बोर्ड पर आपको बताया हूँ क वर्ग के बारे में। बच्चों, क के वर्ग में जो आ रहा हो, यानी क्या क ख ग घ ङ, च वर्ग लिखा है मैंने, च छ ज झ य, ट वर्ग लिखा है तो ट ठ ड ढ प। बच्चों, इसी तरह से आपको त वर्ग और प वर्ग, तो ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीव को मुख के अंदर अन्य भागों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, अब इसका परिभाषा जो हम लिखते हैं तो हम इस तरह से इसको परिभाषा लिखकर आपको बता रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे क वर्ग यानी क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ, ट वर्ग त ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है। तो बच्चों, जब हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण का चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, यानी जीभ मुख के अंदर अन्य भाग, जीभ मुख के जो अन्य भाग हैं उसे नहीं छूती है, और ऐसे व्यंजन वर्ण को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसको जब हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे बोर्ड पर कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब ये
4 है बच्चों। ये कौन सब है? तो य, र, ल तथा व, यानी ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के अंदर जो भाग है उसे वह नहीं स्पर्श करता है, नहीं छूता है, नहीं छूते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने बताया अभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में। अब उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ होता है गर्मी, यानी क्या उष्मा का नाम सुने होंगे, गर्मी। तो बच्चों कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर हवा के रगड़ से कुछ गर्मियां आती है, कुछ वह जो गर्मियां आती है किन वर्णों के उच्चारण से आ रही है? तो ये वर्ण हमारे पास जो पढ़े हैं उसमें ये वर्ण, इन वर्णों की संख्या 4 है। अब बच्चों इनको जब हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो उस व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा यानी गर्मी निकलती है, वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। कौन कौन है ये? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स तथा ह। बच्चों इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कुछ गर्मी निकलती है, इसलिए इसे यह गर्मी हवा के रगड़ के खाने के कारण होता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको अभी उस व्यंजन के बारे में बता दिया। तो आपने पहले अभी अभी पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं। अब एक चीज है जो आपको आगे के वर्गों तक भी ये काम आ सकते हैं, यानी यह कोई जरूरी नहीं कि आप जिस वर्ग में पढ़ रहे हो उसी वर्ग तक, यानी क्या यह मैट्रिक के परीक्षाओं में भी प्रायः 1 ही 2 ही नंबर के प्रश्न आते रहते हैं, प्रायः देखा गया है। यानी वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी अब है वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण का उच्चारण, ये जो हमारे गर्दन के ऊपर हिस्से हैं मुख, उसके विभिन्न भागों से भिन्न भागों से भिन्न वर्णों का उच्चारण किया जाता है। सभी वर्णों का उच्चारण मुख के एक ही भाग से नहीं हो पाता, तो अब इसको हम अलग कर रहे हैं। तो अलग कर रहे हैं किस आधार पर? तो उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए कंठ, बच्चों आप दूसरी भाषाओं में भी इनके उच्चारण स्थान के बारे में हो सकता है पहले भी पढ़े होंगे। तो जैसे संस्कृत में भी आप इन वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में पढ़े होंगे। अब यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कंठ, यानी क्या गले से। बच्चों कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण गले की सहायता से किया जाता है, कंठ की सहायता से किया जाता है। तो ये है अ, आ, क, ख, ग, घ, व, ह। बच्चों इनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। जैसे हम कहते हैं क, तो क से ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि शायद ही नहीं, यह कंठ से यह आवाज आ रही है। तो यह गले के द्वारा, गले से ये इन वर्णों का उच्चारण किया गया। अब है तालव्य। तालव्य का अर्थ होता है तालु से, तालु यानी क्या जीभ। बच्चों जैसे ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य तालव्य श। बच्चों इसीलिए स्व का नाम दिया गया तालव्य श, यानी इनका उच्चारण जो है वह तालव्य की सहायता से, यानी क्या तालु की सहायता से होता है। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी री, ट, ठ, ड, ढ, और उसके बाद
र र मूर्धन्य स्वर। बच्चों ये आप देखेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इनमें मूर्धा की सहायता ली जाती है। अब है इससे आगे दंत यानी दांतों से, तो जब हम तो का उच्चारण करते हैं तो ऐसा हमें आभास होता है कि इनमें दांतों की सहायता ली जा रही है। त थ द ध न ल और फिर श। तो बच्चों इन स का नाम इसीलिए दंत स हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे होंगे, दंत स। इसके बाद है ओष्ठ यानी दोनों ओठ से। आप देखेंगे दोनों होठों से आप उसका उच्चारण कर रहे हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय ओठ जो है, दोनों ओठ अपने एक विशेष स्वरूप में दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं ऊ। अब देखिए आप ऊ कहने से दोनों ओठ जो है वह एक दूसरे के थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं। बच्चों इसी तरह से ऊ, प, फ, व, भ, म। बच्चों अब चलते हैं दंतोष्ठ यानी ऊपरी दांत व निचले होठों से। बच्चों जैसे हम वो कहते हैं तो वो में दांत और होठ दोनों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो वो, फ, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो दंतोष्ठ की सहायता से बोली जाती है। अब है नासिक। नासिक में आप देखेंगे नाक का थोड़ा सा ज्यादा, जैसे आप कहते हैं अंग, व, य, न, फिर न। बच्चों ये इसमें नाक से कुछ ऐसा उच्चारण स्थान आ रहा है जिसकी सहायता लिए बिना इन वर्णों को नहीं बोला जा सकता। तो बच्चों ये वर्ण है, ये 1 2 3 4 5 यानी अंग, व, य, न। अब है कंठ तालव्य। बच्चों कंठ और तालु दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे हम कंठ तालव्य वर्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ए, ऐ। बच्चों इन दोनों वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में देखेंगे गले तथा होठ से, यानी ओ, औ, आ, यानी क्या इनमें गले यानी क्या कंठ तथा होठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर के इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से अभी मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ाया। अब आपके पास आपकी किताब में तो और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन क्या है, उसके बाद द्वित व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है। तो संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन है जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजनों से मेल होता है, तब जाकर के यह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बच्चों इस तरह से आपको मैंने आज इन सब के बारे में जानकारी दिया। अब एक बार हम लोग पुनः एक बार कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम लोग दोहरा देते हैं दोनों क्लास मिला करके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। फिर आपको स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर के
भेद हर्ष, दीर्घ और प्लोत। हर्ष जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं, दीर्घ जिनके उच्चारण में हर्ष वर्ण की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, प्लुत जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, तो व्यंजन के भेदों के बारे में मैंने चर्चा किया आपको कि 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उस व्यंजन वर्ण। इसके बाद मैंने आपको बताया कि संयुक्ताक्षर क्या है, द्वित व्यंजन क्या है। इसके बाद मैं आपको अब अगले क्लास में, अगले वर्ग में जब मैं आऊँगा तो आपको शब्द के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से दिनों को मिलाकर के सप्ताह बनता है, सप्ताह को मिलाकर के महीना बनता है, महीनों को मिलाकर के वर्ष बनते हैं, वर्ष। इसी तरह से अगले वर्ग में हम लोग वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं तो वह भी सार्थक रूप में रहता है। तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे शब्द के बारे में, शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।